सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, उसका जो अध्याय है पाठ है 12, जिसका नाम है बाज़ारों की समझ। यहाँ पर देख सकते हैं क्लास जो है 7 SST है, सोशल साइंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला प्रश्न है, बाज़ार की मुख्य विशेषताएं क्या। हाल में जब आप बाज़ार गए थे तब आपने वहाँ कौन कौन सी विशेषताएं देखी। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बाज़ार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। भौगोलिक क्षेत्र, बाज़ार किसी विशेष स्थान या भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हो सकता है या एक अमूर्त अवधारणा भी हो सकती है, जहाँ खरीदार और विक्रेता संपर्क में आते हैं। क्रेता और विक्रेता, बाज़ार के अस्तित्व के लिए खरीदार और विक्रेताओं का होना आवश्यक है। वस्तु या सेवा खरीदी बिक्री के लिए एक विशिष्ट उत्पाद, वस्तु या सेवा उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे मूल्य, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान एक निश्चित मूल्य पर होता है, जिसमें मोल भाव और लेन देन की व्यवस्था शामिल होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे हाल ही बाज़ार में जाने पर वहाँ कई दुकानें विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे सब्जियाँ, कपड़े, घरेलू सामान, हर सामान का एक मूल्य था जो उस दिन या कंपनी की मांग और आपूर्ति के आधार पर तय हुआ था। मैंने पाया कि यह व्यक्तियों के आदान प्रदान के स्थान पर भी हैं, जहाँ लोग केवल खरीदारी नहीं बल्कि सामाजिक बातचीत भी करते। बाजार में पहुँचने के लिए अच्छी सड़क और परिवहन की सुविधाएं थी, जिससे लोगों के लिए वहाँ पहुँचना आसान था। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न विद्यार्थियों 2 हैं। इस अध्याय के आरंभ में दिए गए एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के उद्धरण में देखिए, इस अध्याय के संदर्भ में उस अवधारणा उद्धरण की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे बाजार से समृद्धि तभी उत्पन्न होती है जब व्यक्तियों को उन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है जिन्हें वे स्वयं निर्मित नहीं कर सकते। एडम स्मिथ अर्थशास्त्री, यह श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ लोग अपनी विशेषता के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और फिर उन्हें उन चीज़ों के लिए बाजार में बदलते हैं जिन्हें उन्हें आवश्यकता होती हैं, लेकिन वे स्वयं उनका उत्पादन नहीं करते। इस प्रक्रिया से समृद्धि आती है क्योंकि यह कुशल उत्पादन को बढ़ावा देती है और वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान को संभव बनाती है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इसी का उत्तर, श्रम विभाजन, जब व्यक्ति किसी विशेष वस्तु या सेवा के उत्पादन में माहिर हो जाते हैं तो वे उसे दूसरों की तुलना में अधिक कुशलता से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी का उत्तर, विशेषतया कपड़ों के विशेषज्ञ ब्रांड नहीं बना सकते और ब्रांड बनाने वाले कपड़ों का उत्पादन नहीं कर सकते। ब्रेड बनाने वाले ब्रेड नहीं बना सकते और ब्रेड बनाने वाले कपड़ों का उत्पादन नहीं कर सकते। आदान प्रदान, वे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिससे एक संपन्न बाजार बनता है। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा है, अमरूद के क्रय विक्रय में दिए गए उदाहरण में यदि विक्रेता को अच्छा मूल्य मिल रहा है तब वह किसानों से और अधिक अमरूद क्रय करने का प्रयास करेगा ताकि वे उन्हें उसी मूल्य पर बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा सके। ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? क्या आपको लगता है कि अगली ऋतु में अमरूदों की मांग के बारे में सोचना शुरू करेगा? उसकी संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी? तो इसका उत्तर करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस स्थिति में किसान यह देखेगा कि विक्रेता अमरूद को लाभदायक कीमत पर अधिक खरीद रहे हैं। यह बाजार में अमरूद की मजबूत मांग का संकेत देता है। परिणाम स्वरूप किसान इस प्रवृत्ति पर विचार करने और उनके द्वारा अगले सीजन के लिए तदनुसार योजना बनाने की संभावना। हाँ, किसान निश्चित रूप से आने वाले सीजन में अमरूद की मांग के बारे में सोचना शुरू कर देगा। यह देखकर कि अमरूद अच्छी तरह से बिक रहे हैं, उसे मांग का लाभ उठाने और अधिक लाभ कमाने के लिए अमरूद उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट इसी का उत्तर है, यहाँ पर देख सकते हैं किसान संभावित प्रतिक्रिया, अमरूद उगाने के लिए अधिक संसाधन जैसे भूमि है, समय है और श्रम आवंटित करना होगा। वह उत्पादन बढ़ाने और भविष्य में अच्छी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बेहतर कृषि तकनीकों या उन इनपुट में भी निवेश कर सकता है, यह उम्मीद करते हुए कि मांग और कीमतें अनुकूल रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा।
नेक्स्ट विद्यार्थी प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित प्रकार के बाजारों का उनकी विशेषताओं से मिलान कीजिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से मिलान करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं घरेलू बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, थोक बाजार है, खुदरा बाजार है। तो यहाँ पर किसको किससे मिलाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा प्रत्यक्ष बाजार, क्रेता और विक्रेता के प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑनलाइन बाजार, क्रेता और विक्रेता आभासी रूप से मिलते हैं और किसी भी समय लेन देन है। नेक्स्ट देखिएगा, घरेलू बाजार एक राष्ट्र की सीमाओं के भीतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वस्तु और सेवाएं जो राष्ट्र की सीमा के बाहर भेजी जाती हैं। थोक बाजार बड़ी मात्रा में सौदे। खुदरा बाजार अंतिम उपभोक्ताओं तक वस्तुएं एवं सेवाएं पहुंचाना। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5, सामान्यतया मूल्य क्रेताओं की मांग और विक्रेताओं की आपूर्ति की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। क्या आप ऐसे उत्पादों के बारे में सोच सकते हैं जहां किसी उत्पाद की मांग के लिए क्रेताओं की संख्या कम होने के बावजूद उसका मूल्य अधिक होता है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर करेंगे, हाँ, ऐसी कई वस्तुएं हैं जिनकी कीमतें कम मांग होने के बावजूद अधिक होती हैं, जैसे कि दुर्लभ वस्तुएं, अत्यधिक विशिष्ट वस्तुएं और उच्च गुणवत्ता वाले लग्जरी उत्पाद। इनमें लग्जरी गाड़ियाँ, डिज़ाइनर कपड़े, स्पोर्ट्स कार जैसे महंगे उत्पाद होते हैं, भले ही बहुत कम लोग उन्हें खरीदते हो। नेक्स्ट देखिएगा, कारण। यहाँ पर देख सकते हैं कारण, तो इसी का उत्तर करेंगे आप। तो कारण में सीमित आपूर्ति, कुछ उत्पादों की आपूर्ति स्वाभाविक रूप से सीमित होती है, जैसे कि कलाकृतियाँ या दुर्लभ खनिज। इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए इनकी सीमित आपूर्ति के कारण कीमतें अधिक होती हैं, भले ही मांग कम हो। उच्च उत्पादन लागत, कुछ वस्तुओं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा लागत आती है। ऐसी स्थिति में विक्रेता अपने मुनाफे को बनाए रखने के लिए अधिक कीमतें वसूलते हैं, भले ही बाजार में उनकी मांग कम हो। उच्च गुणवत्ता और विशिष्टता, लग्जरी ब्रांड या विशेषता वाले उत्पादों की मांग कम हो सकती है, लेकिन उनकी उच्च गुणवत्ता और विशिष्टता के कारण उनकी कीमतें अधिक होती हैं। फिर यह नियंत्रित बाजार, कुछ मामलों में सरकार द्वारा कीमतों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मांग कम होने पर भी कीमतें अधिक रह सकती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 6, सब्जियों के एक खुदरा विक्रेता की वास्तविक जीवन स्थिति पर विचार कीजिए। एक परिवार सब्जियां खरीदने के लिए दुकान पर आया। विक्रेता को जो फलियों ठेले पर बेच रहा था उसकी कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम थी। महिला ने कीमत को 25 प्रति किलोग्राम के नीचे लाने के लिए विक्रेता के साथ मूल भाव करना शुरू कर दिया। विक्रेता ने उस मूल्य पर विक्रय करने से मना कर दिया और कहा कि उसे उस मूल्य पर घाटा होगा। महिला वहां से चली गई। फिर परिवार समीप के सुपरमार्केट में गया और वहां से सब्जियां क्रय की। सुपरमार्केट में अच्छे ढंग से पैक की गई फलियों के लिए उन्होंने 40 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान किया। क्या कारण है कि परिवार ने ऐसा किया? क्या कीमतों के अतिरिक्त ऐसे कई कारक हैं जो क्रय विक्रय को प्रभावित करते हैं? तो इसी का उत्तर लिखेंगे। यह स्थिति दर्शाती है कि सब्जी विक्रेता और सुपरमार्केट में सब्जियों की कीमतें में अंतर हो सकता है, जो कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि परिचालन लागत, ब्रांडिंग, पैकिंग और आपूर्ति श्रृंखला। विक्रेताओं को 30 रुपये किलो के भाव पर नुकसान हो रहा था, जो संभवतः उनकी अपनी लागत और लाभ मार्जिन को दर्शाता है, जबकि सुपरमार्केट ने 40 रुपये किलो पर बेचा, क्योंकि उनके पास पैकिंग, भंडारण और वितरण जैसे अतिरिक्त लागतें थी। नेक्स्ट देखिएगा, कीमतों के अंतर के कारण लागत और लाभ। विक्रेता का अपनी अपनी लागत और लाभ मार्जिन होता है, जो सुपरमार्केट से अलग होता है। परिचालन लागत, सुपरमार्केट में पैकिंग, भंडारण और वितरण के लिए अधिक लागत होती है, जिसका भार वे ग्राहकों पर डालते हैं। आपूर्ति श्रृंखला, विक्रेता थोक विक्रेताओं से सीधे सब्जियां खरीदते हैं, जबकि सुपरमार्केट की एक लंबी आपूर्ति श्रृंखला होती है। नेक्स्ट देखिएगा, इसी का उत्तर है ब्रॉडिंग और गुणवत्ता। सुपरमार्केट में पैक की गई सब्जियां अक्सर उच्च गुणवत्ता और ब्रॉडिंग के कारण महंगी होती है। निष्कर्ष, कीमतें आपूर्ति और मांग, लागत, प्रतिस्पर्धा, बाजार की स्थिति जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न होती है। महिला ने एक बेहतर सौदा पाने के लिए मोल भाव करने की कोशिश की, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अंत में उन्होंने सुपरमार्केट में उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां खरीदी और अच्छी पैकिंग के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हुई। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न। भारत के कुछ जिले टमाटर उगाने के लिए प्रसिद्ध, हालांकि कुछ मौसमों में किसानों के लिए स्थिति अच्छी नहीं होती है। अधिक उपज होने पर कृषकों द्वारा अपनी उपज का फेंकन और उनका सारा श्रम नष्ट होने के समाचार आते हैं। आपके विचार में किसान ऐसा क्यों करते हैं? ऐसी स्थिति में थोक विक्रेता क्या भूमिका निभा सकते हैं? यह सुनिश्चित करने के लिए संभावित उपाय क्या हो सकते हैं जिससे टमाटर बर्बाद न हो और किसानों को नुकसान भी न पहुंचे? इसका उत्तर करेंगे, किसान बड़ी मात्रा में फसल उत्पादन होने पर अपनी उपज फेंक देते हैं, क्योंकि बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति होने पर
कीमतें बहुत गिर जाती है और उपज को स्टोर करने या परिवहन करने की लागत बेहतर मूल्य से अधिक हो जाती है। थोक व्यापारी इस स्थिति में कीमतों को स्थिर रखने में भूमिका निभा सकते हैं और भविष्य में बर्बादी रोकने और किसानों को सुरक्षित करने के लिए फसल प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करना, भंडारण सुविधाएं बनाना, फसल बीमा जैसी योजनाएं लागू करना। किसान उपज क्यों फेंकते हैं? बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति। जब बहुत सारे किसान एक ही समय में टमाटर उगाते हैं, बाजार में टमाटर की भारी मात्रा में आपूर्ति हो जाती है, जिससे कीमतें बहुत गिर जाती। परिवहन और भंडारण लागत इतनी, यदि उपज का मूल्य बहुत कम हो जाता है तो उसे बाजार तक ले जाने और उसका भंडारण करने की लागत किसानों के लिए और भी अधिक नुकसानदेह हो सकती हैं। खराब होने की दर। अधिक टमाटर एक जल्दी खराब होने वाली वस्तु है। जब कीमतें इतनी कम होती हैं कि लागत भी वसूल नहीं हो पाती तो किसानों के लिए इसे फेंक देना ही एकमात्र विकल्प बचता है। नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट है यहाँ पर थोक व्यापारी क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो थोक व्यापारी किसानों से सीधे थोक में टमाटर खरीद कर मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। मूल्य श्रृंखला में सुधार। थोक व्यापारी कोल्ड स्टोरेज में निवेश कर सकते हैं, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सकता है। बाजारों के बीच समन्वय। थोक व्यापारी विभिन्न बाजारों की मांग और आपूर्ति के आधार पर टमाटरों की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं, जिससे एक जगह मूल्य बहुत कम ना हो। टमाटर को बर्बाद होने से कैसे रोक सकते हैं और किसानों को नुकसान से कैसे बचाएं। तो कोल्ड स्टोरेज। किसानों और सरकारों को कोल्ड स्टोरेज की सुविधा बढ़ानी चाहिए, जिससे फसल को जरूरत पड़ने पर स्टोर किया जा सके। मूल्य वर्धित उत्पाद। टमाटर को सॉस, पेस्ट या पाउडर या केचप जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों में संसाधित करने के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जा सकती है। निर्यात और विपणन। टमाटर को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करने और विपणन की सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता। सरकारी सहायता। सरकार को एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी नीतियां लागू करनी चाहिए या आपदा प्रबंध योजना के तहत किसानों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। अनुबंध। कृषि किसान और खरीदार के बीच अनुबंध खेती को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे फसल का एक निश्चित मूल्य सुनिश्चित हो सके। फिर नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8। क्या आपने अपने या किसी अन्य विद्यालय द्वारा आयोजित किसी। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर है देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। तो विद्यार्थी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर। यहाँ पर देख सकते हैं 9 नंबर जो प्रश्न है इसका भी उत्तर आप देख सकते हैं, देख लीजिए, क्योंकि मैं इसको बोल के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, इसी का भी उत्तर आप देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।